हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन बी के बारे में बताने वाला हूँ। विटामिन बी की खोज किसने की थी, विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन बी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से जानिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन क्या होता है, विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन के रासायनिक नाम, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के लिए एक वृद्धि तत्व होता है। ठीक है, हमारे शरीर के ग्रोथ में मदद करता है और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, विटामिन की खोज एन लुलिन ने 1881 ईस्वी में किया था और सन 1912 ईस्वी में फुंक ने विटामिन का नाम दिया था। इसके बाद हमने विटामिन के रासायनिक नाम देखे थे, वो भी एक ट्रिक के साथ, जो कि आपके सामने है। फिर हमने विटामिन बी के सभी रासायनिक नामों को देखा था, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। देख सकते हैं, विटामिन बी 1 से लेकर के विटामिन बी 12 तक हमने सभी के रासायनिक नाम देख लिए थे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन बी की खोज किसने की थी, विटामिन बी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों, जो विटामिन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने पर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, अतः शरीर में इनका विशेष संचय नहीं होता है और इन्हें प्रतिदिन भोजन के द्वारा ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जब इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन बी तथा विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं विटामिन बी क्या है और विटामिन बी की खोज किसने की। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन जिसे फुंक ने 1912 ईस्वी में चावल के छीलन से पृथक किया था, जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त था। दोस्तों, जो विटामिन बी है वो आपका जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। उन्होंने इसे विटामिन बी नाम दिया। बाद में लगभग 10 ऐसे ही विटामिन की खोज हुई और सभी को सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन बी की खोज किसने की थी और किस प्रकार से की थी। दोस्तों, अब बात करेंगे हम विटामिन बी 1 के बारे में। दोस्तों, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, इस विटामिन को फुंक ने 1912 ईस्वी में चावल के छीलन से प्राप्त किया था। इस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों के कार्य गड़बड़ हो जाता है, जिससे लकवे यानी कि अंगघात की आशंका होती है। हृदय पेशी के छीड़ हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है। इन तीन लक्षणों को सामूहिक रूप से बेरी बेरी रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन पॉइंट है। विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग, तो वो है आपका बेरी बेरी। इनके लक्षण जो है वो है तंत्रिका तंत्र और पेशियों के कार्य में गड़बड़ी। ठीक है, उसके बाद हृदय पेशी छीड़ हो जाना, ये इनके प्रमुख लक्षण है। विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का प्रमुख स्रोत है अनाज के छीलन, यानी कि जितने भी अनाज है उनके छिलके, दूध, हरी सब्जी, आलू, मांस, सोयाबीन, मछली, अंडा आदि, ये सभी विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन के स्रोत हैं। अब दोस्तों बात करेंगे विटामिन बी 2 या फिर जी या फिर राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 को विटामिन जी और राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज सन 1935 ईस्वी में हुई थी। इसे दूध से निकाला गया था। जो विटामिन बी 2 है इसे दूध से निकाला गया था। यह गहरे पीले रंग का और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कोएंजाइम FAD और FNFMN के घटक होते हैं। ठीक है, ये
ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले कोएंजाइम के घटक होते हैं। यह एड्रिनल ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण के लिए भी आवश्यकता होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंपटीटिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है, एड्रिनल ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण के लिए कौन सहायता करता है? तो उसका सीधा आंसर होगा विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लाविन एड्रिनल ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अब दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग को जान लेते हैं। विटामिन B2 की कमी से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। हम जो भोजन करते हैं उसकी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। त्वचा तथा आंख में जलन होने लगता है, सिर दर्द होने लगती है, रुधिर स्थिरता यानी कि अनेमिया जैसी रोग होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। इन्हीं लक्षणों को सामूहिक रूप से किलोसिस रोग कहते हैं। यानी कि विटामिन बी से जो रोग होता है उसे किलोसिस का नाम देते हैं। अब दोस्तों विटामिन बी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन बी के प्रमुख स्रोत है पनीर, अंडा, मटर, हरी सब्जियां या फिर हरी पत्तियां, टमाटर, मांस, दूध आदि। ये सभी विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लाविन के प्रमुख स्रोत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो दोस्तों जो विटामिन B3 होता है उसे निकोटीनिक अम्ल और नियासिन या फिर विटामिन PP के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ व त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। यानी कि पेलाग्रा रोग के ये सभी लक्षण हैं। ये विटामिन B3 यानी कि निकोटीनिक अम्ल की कमी से होता है। विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं ताजा मांस, मछली, अंडा, मेवा, फल, दूध, मटर आदि। ये सभी विटामिन B3 यानी कि निकोटीनिक अम्ल या फिर नियासिन या फिर विटामिन PP के प्रमुख स्रोत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। दोस्तों विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन कोएंजाइम ए का घटक होता है। यानी कि जो पैंटोथेनिक एसिड होता है वो कोएंजाइम ए का घटक होता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैर में सुन्नता, सिर दर्द, जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत हैं सभी खाद्य पदार्थ। जितने भी खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यकृत, अंडा, दूध, मूंगफली, गन्ना आदि विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड के प्रमुख स्रोत हैं। अब बात करेंगे विटामिन B6 जिसे पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस विटामिन की कमी से रुधिर क्षीणता होता है, यानी कि एनीमिया रोग होता है। पेशीय ऐंठन होने लगती है, यानी कि जो हमारी पेशियां हैं उनमें ऐंठन होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, पथरी आदि का रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, अनाज, मांस, मछली, यीस्ट, केला, आलू, मेवा आदि। ये पैराडॉक्सिन के प्रमुख स्रोत है। इन सभी से हमें पैराडॉक्सिन मिलता है, यानी कि विटामिन B6 प्राप्त होता है। अब दोस्तों बात करेंगे विटामिन B7 जिसे बायोटिन व विटामिन H के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विटामिन B7 की कमी से त्वचा रोग होता है, बालों का झड़ना तेजी हो जाती है, कमजोरी आने लगती है, भूख नहीं लगता है। ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। विटामिन B7 के प्रमुख स्रोत हैं सब्जी, फल, गेहूँ, केला, अंगूर, तरबूज, चॉकलेट, अंडा, मांस, मछली आदि। इन सभी से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है, या फिर बायोटीन कह सकते हैं, या फिर हम विटामिन H कह सकते हैं। हमें इन सभी से प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन B9 और फोलिक एसिड ग्रुप। दोस्तों विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विटामिन B9 क्या है। यह विटामिन लाल रुधिराणुओं के निर्माण, डीएनए संश्लेषण, जनन तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो विटामिन B9 होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, डीएनए के संश्लेषण में सहायता करता है, जनन में सहायता करता है
तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों विटामिन B9 की कमी से वृद्धि की कमी होती है और विभेदशीलता नामक रोग होता है, यानी कि एनीमिया नामक रोग होता है और शरीर की वृद्धि में कमी आने लगती है। तो दोस्तों विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, जैसे कि पालक, चौराई, मेथी, ठीक है, ये सभी आपकी हरी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दा, फलियाँ, मशरूम, यकृत। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे हमारे हिसाब से गुर्दा। तो दोस्तों जो गुर्दा होता है ये विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड का स्रावण करता है, ठीक है। उसके बाद आपका यकृत जो होता है ये यकृत भी आपका विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड का स्राव करता है, ठीक है, जिससे इसकी शरीर में कमी बहुत ही कम होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे विटामिन B12। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों विटामिन B9 को हम साइनोकोल्बामीन के नाम से जानते हैं या फिर हम इसी को कोल्बामीन भी कह सकते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA तथा RNA की संश्लेषण तथा अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणु के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्यकी में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम होता है, ठीक है। ये को एंजाइम होता है। विटामिन B12 एक को एंजाइम है जो कि DNA RNA के संश्लेषण और अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणु यानी कि RBCs के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य में भाग लेने का कार्य करता है, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है इसका प्रयोग घातक रुधिर क्षीणता जो बहुत डेंजर एनीमिया होती है उसके उपचार के लिए इसका इंजेक्शन लगता है, ठीक है। ये एक बहुत ही मस्त पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पर। घातक रुधिर क्षीणता के उपचार के लिए विटामिन B12 यानी कि साइनोकोल्बामीन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अब इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है उसको भी देख लेते हैं। अब विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है यानी कि जो हमारी याददाश्त होती है वो कम हो जाती है। मेरुरज्जु कमजोर हो जाती है यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो भी कमजोर हो जाती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जो सभी भाग हैं वो कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। अब इसका प्रमुख स्रोत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों विटामिन B12 यानी कि साइनाकोल्बामीन का प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, यकृत। और इसके अलावा जो हमारे आंत के जीवाणु होते हैं वो साइनोकोल्बामीन का स्राव करते हैं, ठीक है, संश्लेषण करते हैं, जिससे इसकी जो कमी होती है हमारे शरीर में बहुत ही कम होने की चांसेस रहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात किया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लास्ट जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका प्रमुख कार्य होता है ऊतकों में कोशिकाओं के परस्पर बंधे रहने वाले अंतराकोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स को लेजन तंतु, हड्डियों की मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के रख रखाव तथा निर्माण में। इससे मतलब है जो विटामिन B C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख कार्य होता है वो है दांत बनाने का, ठीक है, और हड्डियों के जो प्लास्टर होते हैं, ठीक है, हड्डियों के लिए मजबूती में जो होते हैं उनके लिए विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का कार्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, विटामिन C है, इसके कमी से जो होने वाला रोग है वो है एस्कर्वी रोग। दोस्तों इस रोग को नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वास्को डी गामा जब भारत की खोज करने के लिए निकले थे 1498 ईस्वी में, तब इस रोग का पता लगाया था और वो नाव के द्वारा आ रहे थे भारत में, तो इसीलिए इसे नाविक रोग का नाम दिया गया। अब दोस्तों एस्कर्वी रोग जो होता है इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं उनके देख लेते हैं। इसका सबसे पहला प्रमुख लक्षण होता है घाव का जल्दी न भरना। यदि आपको चोट लग जाएगी उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगने लगेगा, ठीक है। दूसरा है हड्डी और दांत की वृद्धि रुक जाना, जो हमारी दांत होती है और जो हड्डियां होती हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसका तीसरा प्रमुख लक्षण है रुधिर क्षीणता हो जाता है और रुधिर केशिकाओं की दीवार क्षीण हो जाने से फटने लगती है, ठीक है, रुधिर क्षीणता हो जाता है यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है और अधिक
घातक होने के कारण रुधिर केशिकाएं जो होती हैं उनकी दीवार छिड़ जाती हैं, यानी कि पतली हो जाती हैं, छेद हो जाती हैं, जिसके कारण ये फट जाती हैं। दोस्तों, इन सभी के अलावा शरीर की प्रतिरक्षा कम हो जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, वो कम हो जाती है। किसके अलावा, ये जो आपकी हड्डियों और दांतों में वृद्धि रुक जाती है, ये हमने आपको जो तीनों प्रमुख लक्षण बताए, इसके अलावा शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाती है, जनन क्षमता भी कम हो जाती है, फिर उसके बाद मसूड़े फूल जाती हैं और दांत झड़ने लगते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं सभी खट्टे रसीले पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सभी विटामिन बी के स्रोत हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा सब्जियां, आलू आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों, यह जो रोग होता है, स्कैबी रोग जो होता है, वो केवल उन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जो केवल दूध, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन करते हैं और वो खट्टे पदार्थ, सब्जियां, आलू आदि का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।